हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 सोशल स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में इन डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि आइलैंड क्या होता क्या है। आइलैंड तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं उन सब में हर लैंड मास को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, द कॉन्टिनेंट्स डू नॉट इंक्लूड ऑल लैंड मास। सारे ज़मीन के टुकड़ों को कॉन्टिनेंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे लैंड एरियाज़ होते हैं जिनको इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया है। सम स्मॉलर पीसेज ऑफ लैंड आर लेफ्ट आउट सराउंडेड बाई ऑन वाटर ऑन ऑल साइड्स, दे आर कॉल्ड आइलैंड्स। ठीक है, कुछ ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े बचे रह जाते हैं और जो चारों तरफ से किससे घिरे हुए होते हैं, पानी से घिरे होते हैं, वाटर से सराउंडेड होते हैं, उन्हें हम आइलैंड कहते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाई वाटर बट बिकॉज दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज आइलैंड। ठीक है, अब जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो भी क्या है, चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड हैं, लेकिन इनको हम आइलैंड्स नहीं कह सकते हैं। ऐसे अगर आइलैंड की बात की जाए तो लैक ऑफ आइलैंड है हमारे अर्थ पे। ठीक है, और अलग अलग साइजेस के, डिफरेंट साइजेस के। अब एग्जांपल के लिए आइलैंड की बात कर लेंगे तो इंडिया में जो हम देखते हैं उसे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये जो आपका ग्रुप ऑफ लैंड है इसे हम आइलैंड कहते हैं। ये देखिए चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम आइलैंड कहेंगे। होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ सम इंफॉर्मेशन इज गिवन। पॉइंट 1, ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। नेक्स्ट, इंडिया के पास 1300 स्मॉल आइलैंड्स हैं। ठीक है, हमारे पास 1300 से भी ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इनमें दो मेजर ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। द वन इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में मैप में दिखाया था। तो अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को मिला के हमारे पास 1300 से भी ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। सिंस 1981 अंटार्कटिका प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग अंटार्कटिका। 1981 से इंडियन अंटार्कटिकल प्रोग्राम जो है वो अंटार्कटिका को एक्सप्लोर कर रहा है, नई नई उसमें से इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है। जहाँ पे अ कंटिनेंट विथ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, एक ऐसा कंटिनेंट है जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा आइस होता है। ठीक है, मतलब बर्फ़ तुरंत जम जाती है। देन 1983 में क्या होता है, इंडिया एस्टैब्लिश फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन देयर कॉल्ड दक्षिण गंगोत्री। और 1981 में जो हमारा एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ उसका रिज़ल्ट ये निकला कि 1983 में हमने एक साइंटिफिक बेस स्टेशन वहाँ पे सेटअप किया जिसे हम कहते हैं दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, क्योंकि ये साउथ में है इसीलिए इसको कहा जा रहा है दक्षिण गंगोत्री। 2 more bases were established later। फिर बाद में धीरे धीरे 2 और बेस इस्टेब्लिश कर दिए गए। About 14 teams of Indian scientists have conducted research in this faraway region। ठीक है, ये जो आपका है रीजन फार अवे, इस रीजन पे अंटार्कटिका में 40 से ज़्यादा साइंटिस्ट की टीम ने इस काम को रिसर्च किया। स्पेशली इवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट का इवोल्यूशन और एनवायरनमेंट, इन दो टॉपिक से बहुत अच्छे से रिसर्च की गई। The settlements where the scientists live has library and even a post office। तो ऐसे सेटलमेंट जहाँ बनाया गया कि लोग रहेंगे, ये साइंटिस्ट रहेंगे, वो लाइब्रेरी या फिर पोस्ट ऑफिसेस होते थे। अब
सबसे लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का ओशियन और उसके लाइफ के बारे में। तो ओशियन एंड कंटिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ओशियन जो हमारे बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ हैं, कंटिनेंट्स जो हमारे लैंड एरियाज़ हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हमारी जो लाइफ है अफेक्ट मोस्ट ऑफ आवर लाइफ्स इवन इफ़ वी डू नॉट नोटिस इट। तो ये जो ओशियंस है और ये जो कंटिनेंट्स है दे अफेक्ट आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं। हम नोटिस नहीं करते हैं बट इनका असर हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलता है। सो वी हैव मेंशन्ड दैट, हमने क्या मेंशन किया इस चैप्टर में, ओशियंस एंड रेन्स टू द कंटिनेंट। ये ओशियन है और ये कंटिनेंट है। ये ओशियंस से क्या आता है, रेन आता है कंटिनेंट्स पर। ओशियंस रेन लाते हैं कंटिनेंट्स पे। इसके बाद दिस इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ वाटर साइकिल। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है वाटर साइकिल। तो ये जो ओशियन से रेनफॉल होती है अर्थ पे, ये किसका पार्ट है, वाटर साइकिल का, विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस, जिसके बारे में आप साइंस में भी अच्छे से पढ़ेंगे। विदाउट ओशियंस फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल। ऐसा कह रहे हैं कि अगर ओशियंस नहीं होंगे तो अर्थ पे रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होगी। अर्थ वुड बी अ डेजर्ट। अर्थ क्या हो जाएगा, एकदम एक रेगिस्तान बन जाएगा। जैसे आपने राजस्थान का सीन देखा है, एग्जैक्टली सारे कंटिनेंट पूरा रेगिस्तान जैसे हो जाएंगे। मोर देन half of the world oxygen is produced by moreover half of the world's oxygen is produced by ocean flora। अब आप ये समझिए कि वर्ल्ड का जो ऑक्सीजन है जो आप इनहेल करते हैं, हाफ ऑफ द ऑक्सीजन जो आपको मिल रहा है वो समुद्र के नीचे जो फ्लोरा है, इट मीन्स जितने भी प्लांट स्पीसीज़ हैं वो स्पीसीज से आपको मिल रहा है। नेक्स्ट, तो सोचिए इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओशियंस आपकी लाइफ में। दे आर प्रोवाइडिंग यू मोर देन हाफ ऑफ ऑक्सीजन टू अस। द ओशियन विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स लंग्स। इसीलिए इन ओशियंस को कहा जाता है लंग्स। किसका, प्लैनेट्स का, क्योंकि जैसे हमारे लंग्स हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं, एज इट इज़ ये ओशियंस हमें हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में। तो ओशियंस देयरफॉर प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। सो इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओशियन हमारे आसपास के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, उसके साथ साथ हमारे लाइफ को अर्थ पर सस्टेन करने के लिए कि ह्यूमन लाइफ अर्थ पे बनी रहे। ठीक है, इस चीज़ के लिए ये अच्छे से काम करते हैं। नाउ ओशियंस हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मैनी अदर वेज। अब ओशियंस ह्यूमैनिटी को बहुत अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे, लेट्स डिस्कस। फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल हैव यूज्ड ओशियंस and seas to migrate to other regions। लोग ओशियन और सीज को यूज़ करते थे एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह आना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक तरीके से हम कह सकते हैं माइग्रेशन। देन अब ये लोग किस लिए माइग्रेट करते थे, पागल तो है नहीं कि ऐसे ही घूमेंगे। देयर इज़ अ रीज़न टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ टू ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। अलग अलग तरीके के जितने भी गुड्स मतलब क्या होता है, यहाँ सामान है, कमोडिटी है, ग्रेन्स हो गया, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हो गई, इन सब को ट्रेड करने के लिए, ट्रेड मतलब व्यापार करने के लिए ये लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते थे। इसके अलावा मिलिट्री कंपेगन्स को करने के लिए उनकी खुद की सेना होती थी, उनके कंपेगन्स के लिए भी क्या होता था, मिलिट्री मतलब सेना,
उनके कंपेगन्स उन सबको इकट्ठा उनसे डिस्कशन करने के लिए भी ये सब क्या होते थे, या फिर उनको ट्रेन करने के लिए भी ये सब एक जगह पे एकत्रित होते थे। एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग, इसके अलावा यहाँ पे ओशियंस को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, किस लिए, सोर्स ऑफ फूड होता था। क्यों, जो फिश होती है वो फिश आपको कहाँ से प्रोवाइड होती है, ओशियन से, तो ओशियन से इनको फिश मिलती थी जिसे ये खाते थे। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ओशियंस टू द ह्यूमंस। ऑलमोस्ट ओके, नेक्स्ट इज ओशियंस हैव ऑल्सो नरिश द कल्चर ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनके कल्चर को भी नरिश करने में ओशियंस ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कल्चर को नरिश करना मतलब ओशियंस के आसपास रहने वाले लोगों का कल्चर एकदम डिफरेंट होता है, उनके फूड हैबिट सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लेजेंड्स अबाउट द सी गॉड्स एंड गॉडेसेस। जैसे हम अपने भगवान की बात करते हैं तो ये इनके पास क्या होते हैं, ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती हैं समुद्र के देवी देवताओं से रिलेटेड, ठीक है। समुद्र के जो दानव हैं उनके बारे में, किस तरीके से समुद्र की लड़ाइयाँ हुई, इनके बारे में ओशियंस के आसपास रहने वाले लोगों को बहुत सारे कहानियाँ पता होती हैं, बहुत सारा नॉलेज होता है ओशियंस के गॉड्स वगैरह से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ऐसे ही एक न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की फ़िश देखने को मिल रही है और कोस्टल एरियाज़ के लोगों को कहना था कि जब कभी भी ऐसी फ़िश दिखाई जाती है या दिखाई देती है तो लार्ज स्केल में पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ता है। सो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के कल्चर को ये नरिश करता है। सो ओशियन जो डेंजर है, ठीक है, ओशियन क्या है, डेंजर है, ख़तरनाक है, बट ये एक ब्लेसिंग्स भी है हमारे लिए, हमारे आसपास के क्लाइमेट को, हमारे यहाँ के अलग अलग फ्लोरा एंड फौना को डेवलप करने में ओशियन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि ओशियंस हमारे लाइफ का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओशियंस के बिना अगर हम सोचे सर्वाइव कर सके तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो प्लीज़ अपने आसपास के वाटर बॉडीज़ को आप क्लीन रखें, ओशियंस के बारे में भी सोचें, ये हमारे लाइफ को या हमारे अर्थ को सस्टेन और बैलेंस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो टुमारो वी विल डिस्कस दिस इंफॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे।